नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसकी शुरुआत स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से होती है। आज मैं इसी को समझाने वाला हूं। यदि आप स्ट्रेस, स्ट्रेन और उसके टाइप्स को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। आप हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसकी लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करें, उसको डाउनलोड कर लें। वहां पर आप ऑल एग्जाम कैटेगरी पर क्लिक करें और डिप्लोमा बीटेक ऑनलाइन क्लासेस जहां पर लिखा हुआ है, इसमें जाके आप जो भी लेक्चर मैं समझाता हूं उसके वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन से आप किसी भी टाइप की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब चलते हैं, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सामने आपको स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखी दिख रही होगी। इसको मैं हमेशा किसी भी लेक्चर में, जो भी लेक्चर में जिस भी टॉपिक पे देता हूं, उसकी डेफिनेशन लिखता हूं या उसकी थ्योरी लिखता हूं। जिसका पर्पज होता है, यदि हम किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन पढ़ लें या उसकी थ्योरी पढ़ लें, फिर यदि हमें उसको कोई एक्सप्लेन कर दे या समझा दे तो अच्छे से समझ में आता है। इसी कंसेप्ट से हम सबसे पहले किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन या थ्योरी लिख देते हैं। तो यहां पर भी आपको सबसे पहले स्ट्रेस की जो डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लें, फिर मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। तो हमें जैसा जैसा डेफिनेशन में लिखा हुआ है वैसा वैसा समझाते चल रहे हैं। जैसा डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एक बॉडी है, तो हमने भी यहाँ पर एक मान लिया एक हमारे पास क्या है, कोई बॉडी है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ ऐसी। ऐसा ही आपको एग्जाम में भी बनाना याद रखें। जो जो मैं यहाँ पर समझाऊंगा बिल्कुल वैसा ही आपको एग्जाम में समझाना है। जैसा डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, वैसा ही आपको वहां एग्जाम में बनाना है। मैंने मान लिया एक बॉडी है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर कैसे दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है। तो हमने मान लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है, तो उसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। तो हमने यहाँ पर मान लिया डी क्या है, उसका डायमीटर। अब इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, तो हमने इसकी क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ लंबाई मान लेते हैं। हमने मान लिया एल क्या है, उसकी लंबाई है। अब जैसा डेफिनेशन में लिखा हुआ है, हम मान लेते हैं कोई कोई एक्सिस है, और एक्सिस के अलोंग क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब फोर्स से हम यहाँ पर इस बॉडी को हम कंप्रेसिव फोर्स भी लगा सकते हैं और टेंसाइल फोर्स भी लगा सकते हैं। हमने इसको यहाँ पर कौन सा लगा रहा है, हमने मान लिया कोई फोर्स लग रहा है किस नेचर में, टेंसाइल नेचर में। मतलब इसको बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर ऐसा खींच रहे हैं। अब हम जानते हैं, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझें। जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वह बॉडी हम देखते हैं कुछ देर तक टूटती नहीं है या फेल नहीं होती है। अब क्यों नहीं टूटती है, ये आप सभी लोग जानते होंगे कि उस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ जो हम बाहरी फोर्स लगाते हैं या लोड लगाते हैं, उसको सहन करने की क्षमता होती है। जब तक वह सहन करती रहती है, अब तक वह टूटती नहीं है, फेल नहीं होती है। जिसको नॉर्मल बोलते हैं कि जो हम बाहरी फोर्स लगाते हैं, बाहरी लोड लगाते हैं, उसको उसके अंदर रजिस्ट करने की क्षमता होती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या टेक्निकल भाषा के अकॉर्डिंग कि इस बॉडी के, जिस भी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, उसके अंदर जो हम भारी फोर्स लगा रहे हैं उसके इक्वल में क्या होते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होते हैं, प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो जाते हैं, जो हमारे बाहरी बल का विरोध करते हैं। तो जैसा मैंने इसी कंसेप्ट को यहाँ पर आप देखें, हमने मान लिया यहाँ पर क्या लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है, इधर भी क्या लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है। मतलब हम इसको बाहर की ओर खींच रहे हैं। तो हम जानते हैं इसकी एक, हमने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं। अगर हम इस बॉडी को इधर की ओर खींचेंगे, ऐसा खींच रहेगा, तो ये बाहर की ओर खींचेगा, तो इसके विरोध में हमारे इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएंगे। जो इस जो फोर्स लगा रहे हैं बाहर की ओर, इसके कैसे होंगे, विरोध मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसी तरह अगर इधर को हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके विरोध में कैसे होंगे, इधर की ओर होंगे। हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स। अगर हम इसको अच्छे से और समझना चाहें तो हमें क्या करते हैं, हम लोग इसका आधा डायग्राम बनाना पड़ता है। आधा मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक साइड का। तो हम यहाँ पर ऐसा बना देते हैं, कहां तक, बिल्कुल इस एरिया तक, जिससे आपको और भी अच्छे समझ में आता है। यहाँ पर ऐसा बना दें इसको, और हमने मान लिया ई क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिसका मैं ऊपर ही बता चुका हूँ क्या है, डी क्या है, डायमीटर है। हम अलोंग द एक्सिस के हमने क्या लगाया था, फोर्स लगाया, कैसा, ऐसा। और इस पर क्या हो रहा है, इस तरह के इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है, जो कि इसके क्या है,
अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां पर समझे ध्यान से। अब क्या होता है, मटेरियल फेल नहीं होता, तो मैंने क्या समझाया, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट में जो फोर्स लगती है उनकी क्वांटिटी कैसी रहती है, इक्वल रहती है। इलास्टिक लिमिट तक कैसी रहती है, इक्वल रहती है, या इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है, बैलेंसिंग कंडीशन रहती है। इसलिए हम देखते हैं क्या मटेरियल फॉल। तो हम ऐसा मान सकते हैं जो भी यहाँ पर इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है उनकी क्वांटिटी किसके बराबर होगी, यहाँ पर पी जो आर होगी क्वांटिटी वाई किसके बराबर होगी, भारी फोर्स लगा रहा है उसके बराबर ही होगी। अब नॉर्मली जो स्ट्रेस आपने बहुत सारी बुकों में अलग अलग तरह से डिफाइन किया होगा, देखा होगा। अगर नॉर्मली हम देखें तो स्ट्रेस होता क्या, स्ट्रेस क्या होता है, जो यहाँ पर जो एरिया दिख रहा है इस पर बहुत सारे हमने इस तरह के एरो बना रखे, इसका मतलब होता है बहुत एरिया, पूरे इंटायर एरिया पे क्या होते हैं फोर्स डेवलप हो जाते हैं, इंटरनल फोर्स डेवलप होते हैं जो एक साथ क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। तो इनकी जो क्वांटिटी होती है टोटल, उसी को डिस्क्राइब कौन करता है, स्ट्रेस करता है। स्ट्रेस एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी जो एक्स भारी फोर्स लगा रहा है उसके विरोध में जो किसी इसके विरोध में जो इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है उनकी जो टोटल क्वांटिटी है वह क्या होती है, स्ट्रेस होता है। या फिर उनकी जो क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने वाला कौन होता है, स्ट्रेस होता है। हम डेफिनेशन में क्या देख रहे हैं, रेजिस्टेंस फोर्स, क्या देखा, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है, जो टोटल क्वांटिटी निकालने का तरीका होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रेस को हम किससे, सिग्मा से डिनोटेट करते हैं। और यहाँ पर क्या, रेजिस्टेंस फोर्स, यार क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है, पर यूनिट एरिया, या क्रॉस सेक्शनल एरिया भी लिखा रहता है। तो हम जो स्ट्रेस है इसकी टोटल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया से। रेजिस्टेंस फोर्स कौन सा, जो इसके विरोध में डेवलप हो रहा है, और जो हमारा क्या है, एरिया कौन सा एरिया, जो ए वाला, जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर देखेंगे तो कैसा होता है, ऐसा होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है। और इसका मैं डायमीटर ऑलरेडी बता चुका हूं, डी। अब यहां पर हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस फोर्स को हमने क्या मान लिया, आर मान लिया था, यहाँ एरिया को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया है। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, सिग्मा क्या है, इसको सिंबल है किसका, स्ट्रेस का। और जो हम रेजिस्टेंस फोर्स हमने क्या माना कि अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, या फिर कह सकते हैं बैलेंसिंग कंडीशन में, जब तक ये फोर्स लग रहा है, कौन से जो, तो उस टाइम जो बैलेंसिंग कंडीशन में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहती है, तो उस टाइम क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स है वह जो भारी फोर्स लगा है उसके इक्वल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। कौन सा फोर्स, जो पी हमने इस पर फोर्स लगाया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पी लिख देंगे, फोर्स अपॉन एरिया। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, कई जगह क्वेश्चन में फोर्स लिखा आएगा तो कई जगह लोड लिखा आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। एरिया अगर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, हमारे यहाँ पर डी है, तो जो एरिया होता है वह क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू डी स्क्वायर। इससे हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, जो भी यहाँ पर डायमीटर दिया रहेगा। अब इसकी यूनिट देखें तो हमारी जो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और जो एरिया है उसकी यूनिट क्या होती है, mm स्क्वायर। या कई जगह हम क्या लिखा रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा हो सकता है। यहाँ पर न्यूटन की जगह कई बार आपको ऐसा भी किलो न्यूटन भी मिल सकता है। तो ये तो यूनिट होती है और इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर आप ऊपर देखेंगे, इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। पहला तरीका क्या होता है, नॉर्मली हम याद रखेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर लोड पर यूनिट एरिया। दूसरा तरीका होता है इसको डिफाइन करने का कि अगर कोई बॉडी है उस पर हम जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, इंटरनल फोर्स डेवलप होते हैं जो बाहरी फोर्स का विरोध करते हैं। यही इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। दो तीन तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। अब जो स्ट्रेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू जो हम फोर्स लगाते हैं उसके नेचर। तो डिफरेंट टाइप्स के जो स्ट्रेस होते हैं उनको समझ लेते हैं। ये बात याद रखें कि थ्योरी एग्जाम में हमें जो डेफिनेशन लिखी इसको भी लिखना, हमने डायग्राम बनाया डायग्राम भी बनाना, और जो फॉर्मूला लिखा इसको भी लिखना, और जो यूनिट लिखी इनको भी आपको लिखना है। इसलिए मैं सिलेक्टेड लेक्चर ले रहा हूं, उतना ही जितना आपको थ्योरी एग्जाम में लिखना है। अब चलते हैं टाइप समझते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेस होता है टेंसाइल स्ट्रेस। जैसा मैंने बताया फोर्स की नेचर के अकॉर्डिंग,
जैसा मैंने ऊपर डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की थी, यहाँ पर भी एक डायग्राम बना देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाए कि अगर कोई बॉडी है उस पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन कैसा, टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स आप लोग जानते होंगे, टेंसाइल लोड आप जानते होंगे। जब हम किसी को बाहर की ओर खींचते हैं, क्या होते हैं, इस तरह बाहर की ओर खींचते हैं, तो वह जो लोड होता है जब बाहर की ओर खींचने वाला, उसको हम बोलते, क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स या फिर टेंसाइल लोड। तो यहाँ पे इसको बाहर कर रहा है, यहाँ पर हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया, तो इस फोर्स के विरोध में जो इधर को लग रहा है, इधर की ओर क्या होंगे, इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होंगे, और इस फोर्स के विरोध में जो इधर को लग रहा है, इधर की ओर डेवलप होंगे, जो कि बाहरी फोर्स का विरोध करेंगे। इस इंटरनल फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है कि जो हमारे किसी भी बॉडी पर जब हम किसने बाहर की ओर खींच रहे हैं, या जो हमारा पुल वाला नेचर होता है, मतलब खींचने वाला नेचर, जब जब ऐसे फोर्स लगते हैं तो उसके कारण, या फिर ऐसा बोल सकते हैं टेंसाइल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ पर हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, और सिग्मा टी से इसको डिनोटेट करेंगे। ऊपर क्या हो जाएगा, जैसे फोर्स लिखा था ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स अपन क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। यूनिट वही सेम रहती है, इसकी क्या हो जाएगी, न्यूटन, इसकी क्या हो जाएगी, mm स्क्वायर, दोनों जगह न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब होता है किसी किसी बॉडी को जब हम दबाते हैं, मतलब जब हमारा कंप्रेसिव फोर्स लगता है, तो जो कंप्रेसिव फोर्स के कारण, किसी बॉडी को दबाने के कारण उसके अंदर जो इंटरनल फोर्स डेवलप होता है, वह पर यूनिट एरिया क्या कहलाते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस। जैसे मैं बता देता हूँ एक डायग्राम बना के, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। हमने मान लिया एक बॉडी है, इस तरह। इस सारे डायग्राम आपको याद रखना, डायग्राम और फॉर्मूला एग्जाम में बना के आना है, इसलिए डायग्राम और फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, सिलेक्टेड लेक्चर ले रहा हूँ, याद रखें। कोई ज्यादा ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूँ जिससे आपको एग्जाम में जो नहीं बनाना। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, ये फोर्स लग रहा है, कैसा है, पी लग रहा है, और कैसे दबा रहा है इसको, तो दोनों तरफ से आप देख रहे हैं, इनको हमने कैसे लगाया, दबाने वाले नेचर में लगाया, मतलब पुश करने वाले। तो इस नेचर क्या बोलते हैं हम, कंप्रेसिव। अब इस कंप्रेसिव यहाँ पर लोड लग रहा है, फोर्स लगा, उसके कारण जो बॉडी में परिवर्तन होगा हम जानते हैं। ये अंदर की ओर लग रहा है, तो इसके विरोध में कैसे फोर्स लगेंगे, इंटरनल फोर्स कैसे सेटअप होंगे, ऐसे। अब इधर देख रहा है, इधर से इधर की ओर लग रहा है, इसको दबाया, तो इसके विरोध में ऐसे सेटअप हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्स डेवलप, इसके अपोजिट में। तो अब यहाँ पर जो डिफाइन करने का तरीका ऐसे यहाँ पर लिखा, इस तरह सेम यहाँ पर लिखेंगे, क्या हो जाएंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया। कंप्रेसिव फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया। और यहां पर डिनोटेट कैसे करें, सिग्मा सी। जैसे यहां पर टी था टेंसाइल स्ट्रेस, सी क्या है, सिग्मा स्ट्रेस। यूनिट वगैरह सब कुछ सेम रहेंगी, तो अब उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप थ्योरी एग्जाम में जरूर लिख कर आए। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस भी समझ गए होंगे कि कंप्रेसिव फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेस। तो शियर लोड क्या होता है या शियर फोर्स क्या होता है, सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा। तो उस फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होंगे वह क्या होंगे, शियर स्ट्रेस। तो ध्यान से समझ लें, यहाँ पर जैसा मैं समझा रहा हूँ, हमने मान लिया कोई हमारे पास एक प्लेट है, ऐसा आपने देखा होगा, बहुत बार होता है। एक प्लेट हमने यहाँ पर ले ली, और एक और प्लेट ली यहाँ पर हमने, उन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया एक रिवेट की मदद से। किससे, रिवेट की मदद से। यहाँ पर हम रिवेट लगा देते हैं इस तरह, और यहाँ पर ये रिवेट लगा दी, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इससे आपको क्लियर दिख जाए कि रिवेट कहाँ लगी हुई है। हमने एक रिवेट लगा दी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक टेंसाइल नेचर में एक फोर्स लगा दिया। इसकी एक्सिस कौन सी होगी, ए वाली होगी, और इधर हमने क्या कर दिया, इधर एक फोर्स लगा दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं फोर्स जो लग रहा है, ए इधर को खींच रहा है, और ए इधर को खींच रहा है।
तो जो हमारा यहाँ पर जो आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें जो रिवेट लगी हुई है वो कहाँ से शीयर ऑफ होगी, इसको मैं एक अलग कलर से बता देता हूँ। यहां से होगी कहाँ, यहां से, ये दिख रहा है। इस ये वाला इसका क्रॉस सेक्शन रिवेट का कैसा होगा लगाओ, ऐसा होगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पर अलग से बना के। ऐसी रिवेट है, तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इसका, ये वाला कौन सा, ए वाला होगा, तो नीचे का कैसा हो जाएगा, ऐसा रह जाएगा। तो ये जो यहां से शेयर ऑफ होगी, तो हम यहां पर देख रहे हैं ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया वही फोर्स लग रहा है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलते हैं। और दोनों ही फोर्स जो यहाँ पर जो हम लोड लगाया, फोर्स लगाया, उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है कैसी अलग है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है ये जो फोर्स लगाया तो इस पे इस पे लोड डाल रहा है, ये फोर्स डाल रहा है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर है, जबकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस डायग्राम में। तो दोनों की ऐसे फोर्स जिनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, और जो कैसे, जो रेजिस्टिंग एरिया है, कौन सा, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिंग एरिया। रेजिस्टिंग एरिया के टेंजेंशियल डायरेक्शन लग रहा है, लंबवत लग रहा है, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, शियर फोर्स बोलते हैं। और इन फोर्स के कारण जो इस बॉडी, इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस बोलेंगे। तो शियर स्ट्रेस नॉर्मली डिफाइन कर दिया मैंने, और इसको वैसे ही लिखेंगे, शियर स्ट्रेस। और यहां पर क्या हो जाएगा, शियर फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट वही होगी न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। शियर को डोनेट करते हो टाउ से डोनेट करते हैं, ऐसा सिंबल होता है टाउ। अब नेक्स्ट टाइप है उसको समझते हैं। नेक्स्ट है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस आप जानते हैं, कोई अगर हमारे पास जैसे बीम है, क्या है, एक बीम इस तरह की होती है, आपने देखा होगा, इसके दोनों ओर अगर हम मूवमेंट लगा दें, किसके ओर, इस बीम की ओर, यहां पर एक एक्सिस मान लेते हैं, इस पे क्या लगा दें, मूवमेंट लगा दें। इसका पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है बेंडिंग स्ट्रेस को समझ। अब जो मूवमेंट लगाएंगे तो जो बेंड, जो हमारी बीम है, कि देखा देखा होगा आपने, नॉर्मली ऐसी कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि ये मूवमेंट क्या है, दोनों ओर से इसको झुकाने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। मतलब ये टूट नहीं रहेगी, लेकिन ये झुकेगी जरूर एक हद तक। तो इसके अंदर जो बेंडिंग मूवमेंट के कारण, जो मूवमेंट के कारण क्या लग रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, वही स्ट्रेस क्या कहलाएंगे, बेंडिंग स्ट्रेस। इसका जो अपर, इसे बोलते हैं अपर फाइबर, इसे बोलते हैं लोअर फाइबर। यहां पर जो इसका नेचर होता है शॉर्ट वाला होता, तो ये कंप्रेसिव नेचर में होता, भारी कौन सा होता है, टेंसाइल नेचर में होता। कौन सा, जो हमारा अपर फाइबर है वह कंप्रेसिव नेचर में होता है, जो लोअर फाइबर वह टेंसाइल नेचर में होता है। तो जो मूवमेंट के कारण किसी बीम के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, वह कौन से स्ट्रेस होते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस होते हैं। अब इसके बाद एक और लास्ट है, उस टाइप को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक फोर्थ नंबर है, इसको आप सही कर लें, फोर्थ नंबर है। अब पांचवा नंबर और समझ लेते हैं। नेक्स्ट है टोर्सनल स्ट्रेस। कौन सा है, टोर्सनल स्ट्रेस। टोर्सनल स्ट्रेस को एक डायग्राम के थ्रू समझाया, ध्यान समझ लें। टोर्सनल स्ट्रेस, शाफ्ट वगैरह आपने देखी होगी, अगर हमने, या फिर ऐसा ही कोई हमने क्रॉस सेक्शन मान लिया, इस पर हमने क्या, एक शाफ्ट है, क्या लगी हुई, शाफ्ट। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, इस पर हम क्या लगा रहे हैं, इसको हम मूव करा रहे हैं, क्या कराएंगे, मूव कराएंगे। तो ये इठेगी, कैसी होगी, किसी ना किसी एंगल से क्या होगी, ट्विस्ट होगी। कैसे कैसे क्या होगी, ट्विस्ट होगी, मतलब घूमेगी। हम कभी भी तौलिया वगैरह देखा आपने, ऐसा निचोड़ते हैं, एक साइड पकड़ लेते हैं, दूसरी साइड ऐसे निचोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, ट्विस्टिंग होती है, मतलब ऐसा घूम जाता है थोड़ा। तो ये जो ट्विस्टिंग होती है, टॉर्क लगाते हैं हम इसको घुमाने के लिए, इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टोर्सनल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, टोर्सनल स्ट्रेस। सभी की डेफिनेशन वगैरह मैंने समझा दी है, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब हम समझा रहे हैं स्ट्रेन, तो स्ट्रेन को भी आप समझे, कंटिन्यू देखते रहे लेक्चर। नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन को भी ध्यान से सुने, जैसा मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं कि किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं उसके अंदर परिवर्तन होते हैं, तो यहां पर भी उसी तरह समझेंगे, लेकिन ध्यान से सुनना इसको, कि कोई बॉडी, फिर से मान ली मैंने, इस बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे। मान लिया हमने क्या कर रहे हैं, एक्सिस के अलोंग एक फोर्स लगा दिया है इधर की,
ये बाहर की ओर खींचेगा और इधर की ओर हमने क्या लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया। जब ये बाहर की ओर खींचेगा तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, क्या होगी, लंबाई बढ़ेगी, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस तरह मैं बना रहा हूँ, लंबाई जब किसी चीज खींचते हैं तो क्या होती है, लंबाई बढ़ जाएगी ऐसे ही, क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हमने इसको खींचा तो अगर इसको हम दबा रहे हैं, यहाँ पर आप देखें, अगर इसको हम ऐसा दबा दें तो दोनों में डिफरेंस देखें, यहाँ पर अगर हम इसके एक्सिस के अलोंग, यहाँ पर हमने क्या लगाया, कौन सा नीचे वाला लगाया था, अब यहाँ पर हम कैसे लगा रहे हैं, इसको पुश करने वाला ऐसा। अगर हम इसको दबाएंगे तो इसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, और जबकि जो लंबाई होगी वह कम हो जाएगी। मतलब हमने इसको दबाया तो क्या हुआ, यहाँ पर इसकी लंबाई कम हुई और क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया। ऐसे ही इसको जब खींचा तो इसकी लंबाई बढ़ गई और क्रॉस सेक्शन एरिया कम। मतलब हमें यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर कुछ लेंथ बढ़ी, हमने इसको कुछ लेंथ डेल एल मान लिया, और यहाँ पर क्या मान लिया, ओरिजिनल लेंथ हमने मान ली इसकी कितनी थी, एल थी। यहाँ पर भी हमने इसकी ओरिजिनल लेंथ हमने कितनी मान ली है, एल मान ली है यहाँ तक, और जो परिवर्तन हुआ यहाँ पर हमने क्या मान लिया, डेल एल, जो कम हुई डेल एल मान लिया। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ ना कुछ जो परिवर्तन होता है किसी बॉडी के अंदर फोर्स लगाने पर, जो डिफॉर्मेशन होता है या जो परिवर्तन होता है, उसी की क्वांटिटी को डिस्क्राइब कौन करता है, स्ट्रेन करता है। अब इस क्वांटिटी को निकालते कैसे, इसके निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले के आधार पर इसको डिफाइन भी किया जा सकता है, जैसा डेफिनेशन में लिखा है। तो स्ट्रेन को हम कैसे स्मॉल ई से एप्सिलॉन से डिनोटेट करते हैं, मतलब ऐसे स्मॉल ई रहेगा, या फिर आपको कई बुकों में ऐसा एप्सिलॉन बना हो। इसको डिफाइन किया जाता है जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा, चेंज इन लेंथ या फिर डायमेंशन, नॉर्मल कॉमन वर्ड क्या यूज करेंगे, डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन क्या होता है, ओरिजिनल डायमेंशन, क्या होता है, ओरिजिनल डायमेंशन। क्या समझ में आया, जो लंबाई में यहां पर जो परिवर्तन निकलेगा वह है, और जो हमारी ओरिजिनल लेंथ होगी वह है। अब यहां पर इसको डिनोटेट कैसे करते, डेल एल से, ऐसा भी लिखा रहता है कई बार डेल एल आपको ऐसा भी लिखा दिखेगा। दोनों सिंबल में कोई भी आप उपयोग कर सकते हो, नीचे क्या हो, ओरिजिनल लेंथ, दोनों में से कोई भी एक उपयोग कर सकते हैं, ऐसा भी या फिर डेल एल ऐसा भी। अब इसकी हम यहां पर देख रहे हैं लंबाई परिवर्तन क्या होगा, मान लो एम होगी यूनिट या फिर मीटर होगी, तो ओरिजिनल लेंथ की भी यूनिट कैसी होगी, होगी या फिर मीटर होगी। तो एक दूसरे से में एम होगी तो में कट जाएंगे, और मीटर में होगी तो मीटर में कट जाएंगे। इस तरह क्या होगी, है यूनिट लेस होती, नो यूनिट, मतलब इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है या फिर इसको डिफाइन नहीं होता है, जो उसकी क्वांटिटी निकालते हैं उसमें ऊपर क्या होती है, चेंज इन डायमेंशन, उसकी यूनिट और जो ओरिजिनल डायमेंशन होगी उसकी यूनिट एक ही होती है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ये तो नॉर्मल डिफाइन करने का तरीका होगा, आपको डेफिनेशन लिखना है, डायग्राम बनाना है, कोई भी दोनों में से एक डायग्राम बना सकते हो, चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन लिखना है, इतना लिख के आना। इसके बाद आप टाइप्स लिखेंगे, तो नॉर्मली इसको जैसे हमने स्ट्रेस डिफाइन किया ऐसे, अगर हम यहां पर बात करें, पहला क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसा मैं अभी इसकी डेफिनेशन में बता दूंगा कैसे डिफाइन करना है। लेकिन यहां पर आप देख लें, ये जो जब हम किसी बॉडी पे खिंचा हुआ बल लगा रहे हैं, मतलब बाहर की ओर खींचते हुए, उसके कारण लंबाई में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ को सिग्मा टी से ऐसा डिनोटेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट ये क्या है, यहां पर देख रहा है, कंप्रेसिव नेचर फोर्स लगा तो उसके कारण जो स्ट्रेंथ डेवलप होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसको भी हम देखेंगे तो जो कंप्रेसिव वाला ये डायग्राम हो जाएगा, ये डायग्राम बनाना है, इसको हम जो डिफाइन करेंगे तो स्मॉल ई हो जाएगा और सी लग जाएगा यहाँ पर, ये क्या होगा, डिक्रीज इन लेंथ,
डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। इस तरह इसको कंप्रेसिव स्ट्रेन को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं दोनों की डेफिनेशन बता देता हूं। तो जो हमने टेंसाइल स्ट्रेस समझा इसकी डेफिनेशन लिखना, और डायग्राम जो ऊपर समझा है उसको बनाना है। कंप्रेसिव स्ट्रेन समझा है इसकी डेफिनेशन लिखना, ऊपर डायग्राम। नेक्स्ट समझा रहा है हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? आपने कभी 3D डायग्राम ऐसा बनाया होगा जिसकी तीनों डायमेंशन दिखती है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, जिसका क्या होते हैं हम वॉल्यूम में उसको मेजर करते हैं। मैं डायग्राम बनाना यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीख लें। ऐसा आपको क्या होता है, ये डायग्राम बन जाएगा यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर इसको ऐसा, ये डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर दिख रहा है ए एक डायरेक्शन होती है, इसकी ए डायरेक्शन होती है और ए डायरेक्शन होती है। यहाँ पर अब अगर हम इसको दबा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, तो इसके क्या होगा, इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इसके वॉल्यूम में परिवर्तन होगा। अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो इसके क्या होगा, इसके वॉल्यूम में परिवर्तन होगा। तो हम क्या लिखते हैं, ईवी, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन वॉल्यूम। क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन क्या होता है, ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या होता है, ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसके अलावा जो शियर स्ट्रेन होता है या फिर टोर्सनल स्ट्रेन, ये सारी जो भी फोर्स लगता है उसके कारण जो भी बॉडी में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन और बटे जो भी उसकी ओरिजिनल डायमेंशन होगी वह क्या होती है, स्ट्रेन। तो उनको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, शियर स्ट्रेन को, टोर्सनल। लेकिन ये 3 टाइप्स की जो स्ट्रेन है इनको डिफाइन करना एकदम कंपलसरी है, या सीखना कंपलसरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। तो उम्मीद ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।